अफगानिस्तान को पता लग गया था कि इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके यूएसएसआर के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया था और अब ये दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तालिबान को पता था कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली है। वो अमेरिका को भी इंफॉर्मेशन देता था तालिबान के खिलाफ और तालिबान को भी इंफॉर्मेशन देता था हक्कानी नेटवर्क के द्वारा अगेंस्ट यूएस फोर्सेस एंड नेटो फोर्सेस। सीधी सी बात है, अफगानिस्तान एक सेल्फ मेड नेशन है। वो एक चीज तो समझ चुका है कि अगर आपके रिलेशंस बाकी मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिकली नहीं बहाल हुए तो आपका मुल्क दोबारा इन्वेड हो सकता है, आपको किसी की बैकिंग नहीं मिलने वाली है और आप एक कमजोर और एक बहुत ही सबमिसिव मुल्क के तौर पे देखे जाओगे। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तार पांडे। कल पाकिस्तान के आईएसपीआर के डीजी अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने हाल में पाकिस्तान में हमलों को लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के 42 सोल्जर की जान जा चुकी है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें कही जिसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। आज रणक्षेत्र में उनके प्रेस ब्रीफिंग को ही हम डिकोड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दावे कितने सही हैं और कितने गलत। डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, जय हिंद। सर, सबसे पहला सवाल, उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि पाकिस्तान के जो अभी हाल फिलहाल में जो हमले हुए हैं उसमें 42 सोल्जर्स की जान गई है और 54 जिनको उनका दावा है कि उन्होंने आतंकियों को मारा है। मेरा सवाल है, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम घटनाएं जो हुई हैं भारत और अफगानिस्तान की मिली भगत है, उनकी प्रॉक्सीज कर रही हैं। आपका कमेंट इस बयान? मैं पहले भी कहता आया हूं कि पाकिस्तान में आज की तारीख में जितनी इंस्टेबिलिटी है, जितनी उथल पुथल है, मतलब मैं तो कहूंगा ही नहीं कि डेमोक्रेसी अब मौजूद है। जब डेमोक्रेसी होती है तो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग होता है, आपको पब्लिक सपोर्ट मिलता है, आपको इनपुट मिलता है। हादसा होने से पहले आपको मतलब चौकन्ना कर दिया जाता है या आपको चेतावनियां भी मिल जाती हैं। कुछ ना कुछ मैकेनिज्म इन प्लेस होता है ताकि ऐसी वारदातों को रोका जाए। और अब इतनी बड़ी तादाद पे, इतनी फ्रीक्वेंसी पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है? ये एक सिस्टमैटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और एक गवर्नमेंट का फेलियर है। और अब जब सरकार फेल हो चुकी, स्टेट फोर्सेस फेल हो चुकी है, क्योंकि देखिए स्टेट फोर्सेस मतलब पुलिस इनइफेक्टिव हो चुकी है, तभी तो अब आर्मी की इतनी कैजुअलिटीज होने लग गई हैं। पुलिस वाले तो बैकफुट पे आ गए हैं, ठीक है। रेंजर्स कहीं आजू बाजू दिखाई नहीं दे रहे, फ्रंटियर कोर के नाम पे फॉर्मेलिटी चल रही है। तो देखिए इनका पूरा इंटरनली बहुत ही इंस्टेबल हो चुका है सिस्टम, मिलिटेंसी चरम सीमा पे है। और ये जितने भी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, जब वो फेल होती है या उसको पता चलता है कि यूनिटी नहीं बची है, तो उसका आखिरी विकल्प होता है पड़ोसियों पे बात डाल दो। पहले सिर्फ भारत पे डालते थे, अब अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है। फर्क इतना है कि जब बहुत ज्यादा स्तर पे नाकामयाबी हो गई तो भाई चलो तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे भी डाल दो, इंडिया पे तो है ही है, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा? ऊपर से मैं तो ये कहता हूं, ये जो दावा कर रहे हैं तो आप डोसियर दीजिए, आप आईएसआई की टीम को इंडिया भेजें या फिर आप हमारी रॉ की टीम को इस्लामाबाद इनवाइट करें। हमारी रॉ की टीम इस्लामाबाद जाएगी, आप प्रॉपर हमारी रॉ की टीम को एक प्रेजेंटेशन दीजिए और आप उन्हें बताइए स्टेप वाइज कि कब कहां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहां कहां और कौन से हमले हुए, कहां पे इन्हें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखी है, कहां पे इन्हें इंडिया से कोई कम्युनिकेशन कॉल्स रिकॉर्ड की है। बल्कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप उसे पब्लिक कर दो,
आप अगर दावा कर ही रहे हो कि इंडिया और अफगानिस्तान का हाथ है इसमें, तो जो भी आपके पास प्रूफ है, जो आप बात बोल रहे हो, आप उसे पब्लिक कर दो, आप यूएन में बता दो, शिकायत करो। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो देखें, ये जो पाकिस्तान की जो मिस कैलकुलेशन हुई है ना तालिबान को लेके, ये अब इनको लेके डूबेगी। क्योंकि देखिए, तालिबान के साथ टक्कर लेना मतलब आपने अपने घर के अंदर दीमक बुलाने वाली बात है। और दीमक ऐसा हमला करती है कि स्ट्रक्चर आपको दिखेगा मौजूद है, पर वो इतना खोखला और कमजोर हो जाएगा अंदर से कि वो कभी भी इम्प्लोड हो जाएगा या फिर वो बिखर जाएगा गिर के। इतनी डेंजरस सिचुएशन में आज पाकिस्तान आ चुका है। और अंत में एक ही विकल्प होएगा कि जो इनके आर्मी चीफ हैं, कोर कमांडर हैं, डिवीजन कमांडर्स हैं, वो भागेंगे, ये इलाकों को छोड़ के भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे कंट्रोल, फिर बेसिकली बलूचिस्तान में तो आजादी लगभग आ गई है। मैं तो यही कहूंगा कि बलूचिस्तान अलग हो चुका है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है ना, पाकिस्तान मिलिट्री की प्रेजेंस बची है यहाँ पे। अब जो ये आर्टिलरी गन्स इन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर पे लेके गए हैं, इन पे अब दो जगहों से हमला होएगा। अपने अंदर वाली जगह से भी हमला होगा, और तालिबान तो उस पार से हमला करेगा ही करेगा। तो इनके पास ज्यादा समय नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ, मैं बता रहा हूं, अगस्त अंत तक मेरा अनुमान है कि पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता होने वाली है। कुछ ना कुछ आप शॉर्ट वॉर बोल दो, या फिर लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो लगातार अफगानिस्तान के साथ चले, उस टाइप का माहौल बन रहा है। और अगस्त तक ये लड़ाई दोबारा चालू होगी। और इस लड़ाई में इस बार आपके बीएलए, बीआरए, बीएलएफ, बीआरजी, ठीक है, टीटीपी हो गया, फिर तहरीके लबैक पाकिस्तान, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग मारे इन्होंने, उनके काफी रिश्तेदार बदला लेने की फिराक में हैं। फिर पश्तून, जो खैबर पख्तूनवा में जो बेगुनाह लोगों को मारा है इन्होंने बॉम्बिंग करके, ये इन्हीं का ही इलाका है। तो इन्हीं के ही इलाके में अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो ये क्या उम्मीद रखेंगे कि लोग इनको अपनी खुली बाहों से वेलकम करेंगे अपने गांव में? तो ये सेम की ब्लंडर हुई है गिलगिट बाल्टिस्तान में। इन्होंने आवाज को दबाने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया है, पर ये भूल रहे हैं कि आईएसआई ने ही ये लोगों को ट्रेन किया है, जो आज की तारीख में अभी फिलहाल बैठ के सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अभी उन्होंने हथियार उठाए हैं, पर ये नौबत अगर आ गई कि उन्होंने हथियार उठा लिए, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी ज्यादा देर टिक पाएगी। इट विल कोलैप्स। ठीक बात है सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, और इससे पहले मैं उनके उससे संबंधित आपसे सवाल पूछूं, पहले मैं ये ऑडियो सुना था। The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ, जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। सर, आपने, मैंने एक बात नोट की कि जब अहमद चौधरी अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इलेजिटिमेट अफगान तालिबान गवर्नमेंट। मुझे याद है जब अफगानिस्तान में से अमेरिका हटा और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो आईएसआई के चीफ गए थे, और बड़ा ही एरोगेंस वाला एक फोटो है जो कि बहुत वायरल है, वो खिंचवाया था। तब से और अब इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये जो बदलाव हुआ है, ये क्यों हुआ है, और आज इसे क्यों इस तरह से कह रहे हैं ये लोग पाकिस्तान? मुझे तो एक बात पे हैरानी है कि जब किसी तालिबान की सरकार ने ओथ टेकिंग सेरेमनी, मतलब उसने टेक ओवर कर लिया था अमेरिकन से, है ना, तो आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फियाज हामिद का वहां मौजूद होने का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी है ना, आप पॉलिटिशियंस भेजो, आप उनकी हैंडिंग टेकिंग ओवर के टाइम आप अपने इंटेलिजेंस चीफ को भेज रहे हो,
भाई वो जो पॉलिटिशियंस और जो कतर में जो इनकी वार्तालाप हुई है ना, इतने इतने सालों से जो बातें चल रही थी, उसमें क्यों नहीं भेजा इन्होंने फयाज हामिद को? इन्होंने इसी टाइम पे क्यों भेजा? तो तालिबान को ये बात हिट की कि ये जो इन्होंने आईएसआई चीफ भेजा है फर्स्ट डे ऑफ टेक ओवर, तो तालिबान को भनक लग गई थी कि ये अपनी मनमानी करवाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे इनसे, और इनको इनके नीचे लगना पड़ेगा। इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल फियाज हामिद को पहले ही भेज दिया था कि आप इनके फंडे क्लियर कर दें, कि जो इस्लामाबाद बोलेगा उसके मुताबिक ये चलेंगे, और इस्लामाबाद का एक बहुत ही स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होएगा अफगान सरकार पे, और मदद भी हम ही दिलवाएंगे, और कोई है नहीं इनकी मदद करने के लिए, है ना। तो ये जो मिसकैलकुलेटेड मूव थी और ये जेस्चर था, ये बैकफायर किया है, और अफगानिस्तान को पता लग गया था कि इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके यूएसएसआर के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया था, और अब ये दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तालिबान को पता था कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली है, वो अमेरिका को भी इंफॉर्मेशन देता था तालिबान के खिलाफ, और तालिबान को भी इंफॉर्मेशन देता था हकानी नेटवर्क के द्वारा अगेंस्ट यूएस फोर्सेस एंड नेटो फोर्सेस। तो जो औकात है, जो डीएनए है पाकिस्तानी, वो ये तालिबानियों को पहले ही पता था कि इनकी औकात ये है, इनकी इनकी नस्ल की मजबूरियां भी यही हैं और हरकतें भी यही हैं। तो इसलिए उन्होंने इनको बोला कि भाई हम अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशंस हम अपनी अलग अलग देशों के साथ रखेंगे, और पहली कंट्री थी चाइना जिसने इनको रिकॉग्नाइज भी किया। और क्यों चाइना को रेयर अर्थ मेटल से मतलब है, सीधी बात है, उसे कोई लव लॉस्ट नहीं मुसलमानों से। हमें पता है उइगिर मुसलमान जिंगजियांग प्रोविंस में किस तरीके से रख रहे हैं इनको, ठीक है। तो चाइना की मुद्दे की बात थी, भाई हमें चाहिए माइनिंग का सामान। तो तालिबान ने बोला आप डॉलर दे दो और आप माइनिंग कर लो। और एक ये भी शर्त रखी थी कि चाइना इनको ड्रोन्स प्रोवाइड करेगा, ड्रोन्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और एक कंपनी है ब्लोफिश, चाइना की कंपनी है ब्लोफिश, उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी ओवर द इयर्स 2021 ऑनवर्ड्स, ड्रोन में कैसे उड़ाना है, उसके एक्सप्लोसिव्स कैसे हैंडल करने हैं। और समय के साथ साथ काफी अफगान लोग लाखों की तादाद में पाकिस्तान में रेफ्यूजी भी थे, और इतनी ही काफी तादाद में ईरान में भी काफी अफगानी एज रेफ्यूजीज रहते हैं। अब उन अफगानियों का इस्तेमाल किया मोसाद ने ईरान की रिजीम के खिलाफ, और यहां पे हक्कानी नेटवर्क को यूज किया पाकिस्तानियों ने। और इस बार हक्कानी नेटवर्क के ही जो लीडर है उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया कि भाई अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हमने किसी के अंडर काम नहीं करना है, ना हमने किसी के लिए काम करना है सिवाय अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम के लिए। तो पाकिस्तान को साफ साफ पता लग गया कि जो लालच पाकिस्तान दे रहा था डॉलर्स और पैसे की, वो तालिबान को कमी नहीं है, वो चाइना भी मुहैया करवा रहा है, ठीक है। वो अमेरिका की जो यूएस एड है उससे भी इनको पैसा आ रहा है। तो इनको पाकिस्तान से मतलब एक सवाल होता है ना, आप अफगानिस्तान के लिए टेबल पे क्या कंट्रीब्यूट करने के लिए रख रहे हैं? पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, इसका जवाब ही नहीं था। तो ये एक जो इन्फ्लुएंस करने की जो कोशिश थी इस्लामाबाद की काबुल के ऊपर, वो नाकाम हो गई। सर यहाँ पे सर एक बात और बनती है कि जो पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड रहता है पॉलिसीज को लेके, उसको तालिबानियों ने इनकार किया और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी शुरू की। ये बात शायद पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए राम, जो आपने सवाल किया सीधी सी बात है, अफगानिस्तान एक सेल्फ मेड नेशन है। वो एक चीज तो समझ चुका है कि अगर आपके रिलेशंस बाकी मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिकली नहीं बहाल हुए, तो आपका मुल्क दोबारा इन्वेड हो सकता है, आपको किसी की बैकिंग नहीं मिलने वाली है, और आप एक कमजोर और एक बहुत ही सबमिसिव मुल्क के तौर पे देखे जाओगे। तो तालिबान को ये चीज तो पता था कि अगर वो रिश्ते दूसरे मुल्कों के साथ और भी स्ट्रांग बनाएगा
और उसके बदले ट्रेड, कॉमर्स, है ना, साइंस, मेडिकल, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंट्रीज इन्हें ऑफर करेंगी मदद। पर ये एक ही कंट्री के पास जा रहे हैं जिसके पल्ले कुछ है नहीं। वो कहते हैं ना कि आ, मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान के पल्ले कुछ जी, है ही सही नहीं। बात। दे हैव जी, बिल्कुल। नथिंग, उनकी इकोनॉमी है हम्म, नहीं, उनके पास कोई ऐसी यूनिक रिसोर्सेज नहीं है कि जिसपे हम्म, अफगानिस्तान निर्भर हो, है ना। ना हम्म, इतना कोई ट्रेड है इनका जबरदस्त ताकि तालिबान मतलब करोड़ों में इनसे सामान ले रहा हो ऑलमोस्ट हर हफ्ते। हम्म, ऐसी भी कोई ट्रेड नहीं थी। ट्रेड थी सिर्फ हम्म, राशन पानी, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट भी नहीं, एग्रीकल्चर सामान, खाने का सामान, ठीक है, प्रोडक्ट का रॉ ही था। मटेरियल हो गया खाने का, और यही था। हम्म, जो अफगानिस्तान में एपीआई प्लांट्स, जो जो जी। इनके जो फार्मा, है ना, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उसके हम्म, प्लांट्स इंडिया ने सेटअप कराए हैं। वहां पे दवाइयां बनने लगी क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी निर्भरता दवाइयों की वजह से पाकिस्तान इन्हें ओवरचार्ज कर रहा था दवाइयों को लेके। वो मजबूरी थी तालिबान की। और इंडिया ने हम्म, कहा कि हम आपके मुल्क में आप ही के लोगों की को एम्प्लॉय करके आपके लिए हम ये मेडिसिन के फार्मा सेक्टर को खोल देते हैं। तो आज की तारीख में ठीक है। अफगानिस्तान में जो फार्मेसी वाले जो प्लांट्स हैं, जहां पे दवाइयां हम्म, बनती हैं, जो सबसे ज्यादा वहां रिक्वायर्ड है, अलग अलग टाइप की हम्म, दवाइयां, वो इंडिया ने सेटअप करके दिया है इनको। इनके जो डैम्स हैं वो इंडिया ने सेटअप करके दिए हैं। इनका पार्लियामेंट हाउस हमने सेटअप करके दिया, ताकि एक कहावत है, स्टीवन कोवी एक राइटर है कॉमर्स के, जी। उन्होंने कहा था हम्म, कि इफ यू गिव अ पर्सन अ फिश यू विल फीड हिम फॉर वन डे ओनली, बट इफ यू हम्म, टीच हिम हाउ टू फिश यू विल हम्म, फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो इंडिया जी। ने कहा कि हम आपको दवाइयां एक लिमिटेड पीरियड तक बेचेंगे, पर आपके हम्म, मुल्क में हम दवाई बनाने की फैक्ट्री जरूर लगा देंगे ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सकें। ये हम्म, होती है एक्चुअल डिप्लोमेसी इन गुड जी। फेवर एंड इन गुड डीड। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो तालिबान को पहले से भी पता था कि इंडिया हम्म, ही एक मुल्क है जो अनकंडीशनली, विदाउट कोई पैसे लिए, हमने किसी मतलब कोई हमारा मतलब नहीं था कि गिव एंड टेक का, हमने सिर्फ गिव किया है कि हमने इनको हम्म, रोड्स कंस्ट्रक्ट की, है ना, इनकी हम्म। कंस्ट्रक्शन कंपनीज और जो इंजीनियर्स हमारे बहुत टाइम से अफगानिस्तान में आज भी काम कर रहे हैं। अहमद चौधरी ने ये भी कहा कि जो अभी हाल में हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, वो भारत की प्रॉक्सीज कर रही हैं, और जो भी हमले हुए उसके लिए भारत जिम्मेदार है और अफगानिस्तान उसमें मदद करता है। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बलूचिस्तान की तरक्की है वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। तो ये जो फीडिंग कर रहे हैं अपनी पब्लिक को, ये कितना सही है? देखें, जब पाकिस्तान बलूचिस्तान को पॉलिटिकली एलियनेट करता है, उसे अलग थलग हम्म, कर देता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की प्लंडरिंग चल रही है लगातार वहां पे, जितनी भी माइनिंग हो रही है, वहां के लोग वहां नहीं एम्प्लॉयड हैं, वो चाइना के हम्म, ही लोग एम्प्लॉयड हैं, और वो ही माइन से सामान निकाल रहे हैं। और ये अलग से इन्होंने अपने टिपर ट्रक्स और टैंकर्स वहां रखे हुए हैं जहां से कि हम्म, सामान आए और जाए। तो लोकल हम्म, डायस्पोरा बलूचिस्तान के लोगों को तो कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इनका, ना है उनको हम्म, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। फिर जो जो अज्ञात लोगों की जो कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं बलूचिस्तान में, हम्म, 2004 से ये मसला शुरू हुआ है, और हम्म, 2013 में जाके हाईलाइट हुआ कि इन्होंने कम से कम 3 या 4 पीढ़ी बच्चों की खत्म कर दी है, गायब कर दी हम्म, है मार के। उस पे भी कोई प्रोब नहीं और कोई सबूत नहीं, सब कुछ मिटा देते हैं। मैस किलिंग्स की बात है। कुछ ट्रक वालों ने, जो फ्लैट बेड ट्रक्स थे, उनकी कुछ इंटरव्यूज आई यूट्यूब पे कि किस हम्म, तरीके से कंटेनरों के अंदर सिर्फ मेल बलूचिस्तान के जो मेल मेंबर है उनको उसके अंदर समेत ही कंटेनर के अंदर मार के उस कंटेनर को ही दफना दिया गया जमीनों में। हम्म, एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बलूचिस्तान इज रिच इन मिनरल्स,
उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत सारी हैं, पर आज की तारीख में बलूचिस्तान में क्या डेवलपमेंट हुई है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। वो मेरे को लगता है कि पूरी प्रेस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने तमाम बातें झूठ ही बोला है, और शायद बलूचिस्तान को लेकर जो ये दावा किया ये भी झूठ ही होगा। वो पूरे पाकिस्तान ये जानता है, और ये जो अनदेखा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया ने जो बलूचिस्तान को, देखिए मीडिया का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। अगर मीडिया अपना रुख परे कर ले किसी एट्रॉसिटी से, तब वो कम्युनिटी मजबूरी में हथियार उठाती है, क्योंकि उनकी जो आखिरी उम्मीद होती है कि मीडिया हमारी बात आगे दुनिया को बताएगी। अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जर्नलिज्म प्रोफेशनली नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इनके पास एक ही विकल्प है कि अपनी आवाज को ऊंचा करने के लिए इन्हें हथियार उठाने पड़े। फिर अब एम्बुश हो रहे हैं इनके, ऑपरेशन हेरॉफ हुआ, ठीक है, फिर कराची स्टॉक एक्सचेंज पे पहले आत्मघाती हमला हुआ, तो कराची को एक मैसेज था कि आप जो प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, वहां के बलूच की आवाम को, आप बलोच आवाम को ना जॉब दे रहे हो, ना कोई स्कूल बना रहे हो, ना अस्पताल, ना सड़कें, ना बिजली पहुंचवा रहे हो, आप हाईवे बना रहे हो प्रॉपर, पर आपने बैरिकेडिंग कर दी हाईवे पे, आपने गांव के गांव कट ऑफ कर दिए दाएं बाएं हाईवे से। तो लोगों में आक्रोश और गुस्सा तो आएगा ही कि क्या करें, और अपनी बात अब नोटिस करने के लिए दुनिया में अब इन्होंने हथियार उठाए, और औरतों ने जब हथियार उठाए, सबसे मतलब शॉकिंग चीज थी कि ऑपरेशन हेरॉफ में लेडी फाइटर्स वर विजिबल, जिनके बच्चों को मार दिया गया, और इन औरतों के मर्दों को भी मार दिया गया। ये विडोज हैं, और इनका बस अब एक ही मकसद है कि फिदाइन बन के पाकिस्तान फौज को टारगेट करना, क्योंकि उसकी बदौलत ये आज इनको ये नौबत आ गई है, ये दिन आ गया है कि मतलब बलूचिस्तान हैज गॉन बैक ईयर्स, मेनी ईयर्स, क्योंकि जब आपके नौजवान गायब हो जाते हैं, मतलब आपकी नस्ल कुशी हो रही है ना, आपको आपकी एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। एथनिक क्योंकि सिर्फ बलूच हैं इसमें जिनको मारा जा रहा है, और किसी और वर्ग के नहीं है। तो इट इज अ सिस्टमैटिक, डिजाइंड, डिलिबरेट, जानबूझ के बलूच लोगों को ही मारा जा रहा है कि एक बार इन्हें हटा दिया यहां से, तो पूरी गेम पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में होगी। ठीक है सर, इन सब के बीच में पाकिस्तान में एक और बात बहुत तेजी से उभरी है, जिसमें बहुत डिबेट हो रही है, वो है असद दुरानी की। आईएसआई के पूर्व चीफ रहे हैं, उन पे आरोप लगाया कि वो आरएनडब्ल्यू के लिए काम कर रहे थे। ये कितना सही है, कितनी जानकारी है इसको लेके? ठीक है, अब जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि रॉ का एसेट है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप पब्लिकली एविडेंस तो प्रोवाइड करो। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूं इमरान खान रॉ के एजेंट है, बोल दिया मैंने आज। उन्होंने रॉ के चीफ से 3-4 बार बातें की हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को लेके उन्होंने रॉ के चीफ से बात की है इंडिया में, पर इन डेप्थ क्या बातें हुई हैं नहीं पता। उसके बाद उनको पॉलिटिकली उन्हें जेल होगी। लो, बोल दिया मैंने, अब लाओ प्रूफ लाओ। तो बातें बोलने से नहीं होता है, आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि रॉ ने रिक्रूट किया है, हद हो गई है। मतलब सर पैर पूंछ कुछ भी नहीं, और अब कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से अभी दोनों साइडों ने आपस में बात करके सिविलियंस ने ये साइन किया है लेटर कि कश्मीर के मतलब आपसी ताल्लुकात और ट्रेड दोबारा चालू होनी चाहिए, बात दोबारा होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि आप एक्स रॉ चीफ रह चुके हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, विच इज अगेंस्ट द नेशंस नैरेटिव। तो इन्होंने एक बुक लिखी, द स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ, आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। तो ये तो दुल्ला जी ने खुद बोला है कि आईएसआई या रॉ जितनी मर्जी बातें कर ले पीस को लेके, उसका मुद्दा पीस बहाल करना है ही नहीं, तभी तो इन्हें बनाया है। अगर इन्हें पीस कीपिंग के लिए बनाया होता तो आज की तारीख में इनके ऑफिसर्स यूएन में नहीं बैठे होते स्पीच देने के लिए कि, है ना, कि भाई भाई हैं इंडिया पाकिस्तान।
तो जी। वो तो उसके लिए तो ये इन्हें क्रिएट ही नहीं किया है, इन्हें तो क्रिएट किए काउंटर करने के लिए एक दूसरे को। तो देखें, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एंड जिस तरीके से दावा कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया, तो आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं देंगे तो पाकिस्तान की आवाम खुद ही हंसेगी, पाकिस्तान मीडिया पे भी और पाकिस्तान मिलिट्री पे भी, कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है ना। आपने अगर शक के दायरे में थे तो पहले क्यों नहीं निकाला? अगर आपको इनके ऊपर शक था, स्पेशली मतलब जब इमरान खान के टाइम अनरेस्ट हो रहा था, तो तब इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला? अब क्यों बातें ऐसे बाहर निकल के आ रही हैं? तो देखिए, इन चीजों का कोई सर पैर नहीं है। ऊपर से आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की आपस में नहीं बनती। मैं दोबारा बोल चुका हूं कि जी। जो जनरल बाजवा की जो मौत है, उसके अंदर आईएसआई का बहुत ज्यादा वेंजफुल बदला लेने की मंशा से, क्या पता उनको हटाया गया हो बाय आईएसआई, क्योंकि ठीक जनरल बात। बाजवा की वजह से ही आसिफ मुनीर आज चीफ की पोस्ट पे बैठा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी छुपाव में है, और मुझे लगता है वो समय के साथ ही एक्सपोज होंगी। रिगार्डिंग जनरल बाजवा's डेथ, आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट, और आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की आपसी आपसी जो रंजिश है, वो क्यों हुई और किसकी वजह से इनकी इंटेलिजेंस जो फ्रेटर्निटी आईएसआई वो कोलैप्स हो चुकी है। और ये इंडिया के फेवर में है, ये इंडिया जी, के बिल्कुल। फेवर में काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। अगर आपके मन में भी जियोपॉलिटिक्स से कोई सवाल है जो आप मेजर समरपाल सिंह तूर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगा ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।